चलिए भाई। ओके। ओके। ठीक है। चलिए देखिए, विजिबिलिटी क्लियर हुई, से यस और नो। विजिबिलिटी क्लियर हुई, से यस और नो, है ना। चलिए भाई। चलिए दोस्तों, ए वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी पैट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एग्जाम्स पूरी तरीके से, डेट शीट छोड़ो, आपने एडमिट कार्ड भी अब डाउनलोड कर लिए होंगे, है ना। जहाँ पर भी अगर, वैसे तो आस ही पास पड़ा है, थोड़ा एक दो लोगों का थोड़ा सा दूर दूर पड़ गया है ना, फिर भी एक दो डिस्ट्रिक्ट मतलब पड़ ही गया है ना। तो आप लोग जो भी ट्रांसपोर्टेशन का आपका है, आपने उसको देख ही लिया होगा, कर ही रहे होंगे, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई संकोच नहीं है। बस अपनी प्रिपरेशन को एक धार दीजिए, है ना। अपनी प्रिपरेशन को बच्चा लोग क्या करिए, एक धार दीजिए, है ना। और फटाफट तरीके से, अच्छे तरीके से करिए प्रिपरेशन। मुश्किल से 10 दिन भी अब नहीं बचे हैं, है ना। तो चलिए फिर दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन लोग पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आ गया है अपन लोग की स्क्रीन पर। नाउ यू कैन सी दैट। क्वेश्चन कहता है, व्हाट वाज द टैक्स दैट द किंग कलेक्टेड फ्रॉम हिज पीपल कार्ड। ये बात हो रही किसकी, ये वैदिक पीरियड की बात हो रही, वैदिक एज की, है ना। तो वैदिक एज की बात यहाँ पर हो रही है ना। ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन से समय की बात है। तो वैदिक पीरियड की दोस्तों बात है कि राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे कहते क्या थे। एक बार मैं 20 सेकंड का आपको टाइम दिया करूंगा, और 20 सेकंड के बाद आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। फटाफट जल्दी से बताएं क्या आंसर होना चाहिए। हम्म फटाफट से आंसर बताएं क्या होना चाहिए। वली, विदत, वर्मन, कर। हम्म चलिए हो गया। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम। अब सुनिए मेरी बात बड़े गौर से। देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर सबसे पहली बार देखा जाए तो क्या है, जो टैक्स राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे कहते थे वली। याद रखिएगा क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे बच्चा लोग बोलेंगे वली। पहली बात याद रखिएगा। तो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे वली कहा जाता था। वली को जो इकट्ठा करता था, जो संग्रहित करता था, जो स्टोर करता था, उस अधिकारी को कहा जाता है। कई जगह पर भाग दुध नाम मिलता है, कहीं पर भाग दुग नाम मिलता है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। अच्छा, कहीं पर संग्रहिता भी नाम मिलता है कि वैदिक पीरियड में संग्रहिता किसे कहा है। संग्रहिता मतलब देखो, संग्रह, संग्रह का मतलब कलेक्शन, है ना। संग्रहिता, संग्रहिता मतलब कलेक्शन करने वाला। तो याद रखिएगा, जो कोषाध्यक्ष होता है ना प्रेजेंट टाइम पर, आपने देखा होगा, है ना, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की सब कोषाध्यक्ष जी है ये। तो कोषाध्यक्ष वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं वहीं से ही लिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम वेयर इज द फेमस गायत्री मंत्र टेकन। यानी कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। अब फटाफट से आप सभी लोग आंसर बताएं। टाइमर लीजिए, टाइमर हैज बीन स्टार्टेड। हम्म प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दें। क्या आंसर होना चाहिए। युजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। फटाफट जल्दी से आंसर बताएं भाई। ओके, चलिए अब सुनिए मेरी बात बड़े गौर से। ये जो गायत्री मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से। तो पहली बात तो क्या पर कंफर्म हो गई है कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। ऋग्वेद मतलब सी इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर देखें, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल है, जिसके अंदर 2 to 7, 2 से लेकर के 7 तक मंडल जो है ओल्डेस्ट है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं वंश मंडल। और बाकी पहला और इधर बच्चा लोग, बल्कि फर्स्ट वाला और 8th 9th 10th ये बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में, तो ध्यान रखिएगा, कल को अगर आता है तो याद रखिएगा, ये थर्ड थर्ड मंडल के अंदर है ना। किसको डेडिकेटेड है, सूर्य देवता को डेडिकेटेड है। ठीक है, उनको सैल्यूट करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए खैर, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से सी करेक्ट आंसर हो गया। एक बार मैं इसको देखूं, सब कुछ वेल एंड गुड है। ठीक है, वेल एंड गुड है। नेक्स्ट अपन लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पृथ्वी पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, है ना। सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन ऑन द इंडियन कॉपी। अरे, हम सभी का एक आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जैसे का मतलब क्या होता है कि सत्य की हमेशा क्या होती है, सत्य की दोस्तों हमेशा विजय ही होती है। और आपको शायद पता होना चाहिए, ये हमारा राज्य चिन्ह भी है। चलिए टाइमर स्टार्ट करा देते हैं। बताइए हमने ये लिया कहाँ से।
फटाफट से आंसर बताएं। मुंडे विद हिज ओन वर्ड्स, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाते हैं, है ना। मुंडोकोपनिषद, मुंडो मुंडोकोपनिषद, ये का है, ठीक है, फा नहीं है, फलक वाला। मुंडोकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से नहीं, मत्स्य पुराण से नहीं, भागवत गीता से, क्या बात करते हो, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, ठीक है, हमारा जो राज चिन्ह है, और इसका अर्थ होता है दोस्तों सत्य की ही हमेशा विजय होती है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स चैलेंज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स चैलेंज्ड, बच्चा लोग, अजेय यज्ञ वालक्य जी को, है ना। तो मतलब किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय, अजय 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 का मतलब समझते हो, यहाँ पर अजय का मतलब अजय और विजय नहीं है, अजय, है ना, अजय, ध्यान रखिएगा दोस्तों। किसने, किस विदुषी ने, किस महान पुरुष ने क्या किया, मतलब विदुषी है तो जाहिर सी बात है लेडी ही होंगे, वो भी तो महान ही होती है ना, पुरुष नहीं। महान जो है, हम लोग महापुरुष ही बोल देते हैं ना, महापुरुष में मेल भी आ जाता है, फीमेल भी आ जाता है, इसकी तरफ मुझे लगता है कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। तो फिलहाल कौन सी विदुषी स्त्री, विदुषी की स्त्री का मतलब होता है शालीन, बहुत ही प्रकंड विद्वान अपने पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो किस विदुषी स्त्री ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य जी को चुनौती दे दी थी, चैलेंज कर डाला था कि आप हमसे वे डिबेट कीजिए। असल में यहाँ पर जितनी भी स्त्रियां हैं, ये सभी आपकी विदुषी स्त्रियों के ही नाम है ना। अब फटाफट टाइमर एक बार स्टार्ट होता है, अब आप फटाफट आंसर बताएं, फटाफट जल्दी से आंसर बताएं। ओके, अच्छा, इनके बारे में वर्णन कहाँ पर मिलता है? अगर ये वाकई इस तरीके का है तो कहीं ना कहीं वर्णन भी मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, वो वर्णन एक्चुअली इसी इवेंट पर ही है ना। वो जो कंपोजिशन है वो इसी इवेंट पर ही डिपेंडेंट है। फिलहाल यहाँ पर विदुषी स्त्री में घोषा, अपाला, मैत्री और गार्गी, चूंकि ये चारों हैं, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर गार्गी हो जाना चाहिए। याद रखें, आपके जो याज्ञवल्क्य जी थे उनको गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। और यहाँ पर दोस्तों याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख उल्लेख जो किया गया है वो एक उपनिषद के लिए किया गया है, जिसे हम कहते हैं बृहदारण्यक, है ना, बृहदारण्यक उपनिषद, है ना। बृहदारण्यक उपनिषद में अजय याज्ञवल्क्य जी और विदुषी स्त्री जिनका नाम गार्गी है, इन दोनों के डिबेट को देखने को मिलता है ना। तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, मतलब ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो भी आपके यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर है। आप फटाफट से आंसर बताएं, क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? गौतम बुद्धा। फटाफट जल्दी से आंसर बताएं, है ना। देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन वैदिक, अगर हम वैदिक में थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलें तो एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, देखो वैदिक, वैदिक आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस डेज में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। या एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राचीन वैदिक की जो शुरुआत है वो कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है ना। ऋग्वेद असल में स्टार्टिंग में कंपाइलेशन हुआ था वो किसका हुआ था? ऋग्वेद का हुआ था। इसीलिए 1500 से लेकर के 1000 बीसी बिफोर क्राइस्ट तक का जो टाइम है उससे हम लोग ऋग्वेद के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। जबकि बाकी आपका करीब करीब 1000 से लेकर के 600 बीसी तक का बिफोर क्राइस्ट तक का टाइम है उसे हम लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल, क्योंकि जो 3 बचे हुए आपके जो लेटर यानी उत्तर वैदिक, उत्तर वेद है ना, लेटर वेद है, उनका कंपाइलेशन होगा। दैट्स वाई हम लोग उसको उत्तर वैदिक काल या फिर लेटर वैदिक एज के नाम से भी रिकॉग्नाइज करते हैं। एक नाम आपने सुना होगा वैदिक गणित, है ना। वैदिक गणित एक बुक आती है, तो पूछ लेता है शुल्ब सूत्र किससे रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, ये वैदिक मैथमेटिक्स आप कह सकते हैं इसको, पुराने समय का, है ना, मैथमेटिक्स वो आज भी रिलेवेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू, अगर ये कभी 4 ऑप्शन दे दे और पूछे कि इनमें से वैदिक काल के लोगों को ज्ञान किसका किसका ज्ञान नहीं था, तो याद रखिएगा जौ का भी था, गेहूं का भी था दोस्तों, चावल का भी था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। तंबाकू का ज्ञान हमें कब होगा जाके? आगे चल के 1498 1498 में आएंगे पोर्तुगीज,
है ना, पुर्तगाली जब हिंदुस्तान के अंदर आएंगे वही हमको टोमेटो बताएंगे, वही हमको पोटैटो बताएंगे, वही हमको बच्चा लोग ये सारी सारी चीजें सिखाएंगे, वही हमको प्रिंटिंग प्रेस भी बताएंगे, उसी समय वही तंबाकू खाना भी बताएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा। अगर आगे चल के हम लोग आर्यास को देखें तो आर्य गांव में निवास करते थे, ग्रामीण थे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक वर्ड आता है श्रमण, श्रमण, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ श्रमण, है ना। एक प्रो लेवल की जानकारी हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं, कल को एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करोगे। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक रिलीजियस अध्यापक होते थे ना, क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए कास्ट जो है रिलीवेंस की वजह से, क्योंकि देखो अगर देखा धनाढ़ में अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों की भाषा मानी जाती थी संस्कृत, है ना। संस्कृत हर किसी को संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं था, इसलिए एक बीच में एक दीवार टाइप की मेंटेन होगी। तो उत्तर वैदिक काल, क्योंकि सारे सारे जो प्रोपोगेंडाज है लेटर वैदिक में उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो चीजें हैं, है ना, उनको समाज में प्रसार करने वाले जो धार्मिक शिक्षक हैं, धार्मिक अध्यापक है, उनको श्रवण बोला जाता है। तो श्रवण, याद रखिएगा श्रवण, यही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है भाई। चलिए खैर। अच्छा, वेदास के बारे में मैंने आपको बता दिया, सामवेद की संहिता, है ना। भारतीय संगीत का जो जो उद्गम है वो सामवेद से है, ध्यान रखिएगा। सामा सारेगामा पाधा निसा वहीं पर मिला है, और सबसे पुराना इंडियन वोकल सिस्टम का सबसे ओल्डेस्ट जो है बुक है। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पर। अब भैया गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये ऑप्शन आर कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी। चलिए टाइमर स्टार्ट हो गया भाई, फटाफट से आप सभी लोग आंसर दें कि व्हाट एग्जैक्टली होना क्या चाहिए आप लोगों के हिसाब से। गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया। सुनते जाए फटाफट फटाफट फटाफट, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। टाइम अप, टाइम अप। अब सुनिए मेरी बात बड़ी गौर से। गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 बिफोर क्राइस्ट, है ना, बीसी, ईसा पूर्व हिंदी में बोले तो 563 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, पहली बात ध्यान रखिएगा, है ना। गौतम बुद्ध का जन्म होता है, ठीक है। अच्छा, कहां पर होगा? लुम्बिनी नाम की जगह पर। कहां पर? लुम्बिनी नाम की। तो पहली बात तो हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलो ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बड़े ही काइंडली स्वभाव के थे, सबको काफी सपोर्ट किया करते थे, बौद्ध धर्म की स्थापना आगे चल करके कहेंगे। इनको एक नाम मिलता है कि एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाता है, कई बार एग्जाम्स में आता भी है। बौद्ध भगवान बुद्ध मतलब सिद्धार्थ नाम का वो जो बच्चा जो आगे चल करके बहुत बड़ा महान इंसान बनने वाला है, अपनी घरवाली और अपने बेटे को सोता हुआ छोड़ करके दोस्तों यहाँ से चले जाएंगे, और ग्रह त्याग की घटना ही बौद्ध धर्म के अंदर महाबहिष्क्रमण कहलाती है। क्योंकि देखिए ना, महाबहिष्क्रमण होता नहीं, ये सब होता है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म के अंदर क्या बोला जाता है? महाबहिष्क्रमण बोला जाता है। आगे चल करके जब ये जीवन और मरण के उससे पूरी तरीके से छूट जाएंगे, इसे महापरिनिर्वाण कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा। जातक, जातक अगर कल कोई अभी आपसे पूछेगा जातक लिटरेचर किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जातक लिटरेचर भी जो है वो बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। असल में जातक में क्या है, भगवान बुद्ध की जो पूर्व जन्मों की कथाएं हैं उनको यहाँ पर संकलित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो डी आई होप सो करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट अपन लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा इज मार्क्ड बाई केस। मतलब गौतम बुद्ध के जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है, मतलब कहां पर इनके बारे में पता चलता है। पहले तो मैं आपको दूंगा टाइम, टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। ये बड़े प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है ना। इनको नहीं कर पाए तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है ना। ये सब कर लीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए, जो भी लिखा हुआ है ना टू द पॉइंट, आप उसको क्या करिए, आप उसको फोकस करते हुए चलिए। गौतम बुद्धा का जन्म स्थान, आप सुनिए मेरी बात बड़ी ही गौर से। ऑप्शन क्या कहता है? रुमुंदेई, है ना। अच्छा, ये है ना, हिंदी भी यही हो गया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या है ना, अशोक, अशोक मौर्य, है ना, मौर्य, मौर्यन किंग ही थे अशोक। आप लोगों ने कभी शायद गौर नहीं फरमाया, है ना, मौर्यन किंग ही थे। तो ध्यान रखें, आपका रोमनदेही जो रोमनदेही स्तंभ है, जो पिलर है ना अशोक मौर्य का, वहां पर पता चलता है क्या, है ना। या फिर स्कल्पचर जो मूर्तियां होती है, पीपल ट्री, पीपल का वृक्ष, या फिर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, है ना, बौद्ध मठ। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है, जो रोमनदेही का जो अभिलेख है उसी से पता चलता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान वहां पर था, यहाँ पर था। ठीक है, तो जन्म स्थान के बारे में रुमनदेही से स्तंभ से पता चलता है। तो ए दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो गया।
चलिए बहुत बढ़िया, स्वतंत्र पढ़ते हैं। टू विच डायनेस्टी डिड बुद्धा बिलोंग, यानी बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे। अब आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, फटाफट से आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, किस वंश से थे, किस क्लान से थे, है ना, किस कौन से क्लान, कौन से क्लान से थे, कौन से वंश से थे। यात्रक कुल से थे, मौर्य कुल से थे, शाक्य कुल से थे, या फिर कुरु। देखो ध्यान रखिएगा, मेरी बात बड़े गौर से समझे। उनको भगवान बुद्ध को क्या कहा गया, शाक्य मुनि कहा गया। क्या कहा गया, शाक्य मुनि कहा गया। तो अब इतना रिलीवेंस तो आपको भी पता है यार, शाक्य मुनि कहा गया है तो शाक्य से कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो गया दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर एग्जैक्टली। क्या होगा, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक है बहुत बड़े, जिनका नाम महात्मा गांधी, क्या मैं बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी में आ गया, महात्मा बुद्ध है। ठीक है दोस्तों, याद लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने महात्मा, असल में जो रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, आज 2 अक्टूबर है, आज 2 अक्टूबर की रात को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज पूरा दिन जो है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोगों ने देखा है ना, और काफी यहाँ से प्रोग्राम्स भी होस्ट किए गए, तो इसमें महात्मा बुद्ध की जगह पर महात्मा गांधी याद आ रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल गुआना भी चाहिए, है ना। और मैं ये चाहता हूँ ना कि जैसे कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, इनकी पुण्य तिथि पर, है ना, इनके जन्म दिवस पर, है ना, इनके पर निर्वाण पर हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं ना, इनकी इनकी ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि मतलब ऐसा एक ही दिन क्यों, है ना, इनके इनके कामों को हमें अपने जीवन के अंदर उतारना चाहिए, है ना। भगत सिंह, अभी आप लोगों ने देखा कितना बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, आप लोगों ने देखा ही था, है ना। किस किस आपके एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया, पता होगा आप लोगों को, चंडीगढ़ का नाम बदल दिया गया है ना, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चंडीगढ़ का नाम बदल करके, है ना। ध्यान रखिए, हमें ऐसे लोगों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, हर समय, हर पल, हर लम्हे इनको जो है ना, इनका मनन करना चाहिए, और इनके बनाए हुए जो पथ प्रदर्शक के तौर पर ये आगे बढ़े, हमें इनके पथ पर चलना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शाक्य मुनि भी कहा जाता है, तो बिल्कुल बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है, शाक्य क्लान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म, अच्छा, इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में है। तो कपिलवस्तु आए, कभी कभार एग्जाम में क्या करता है, लुम्बिनी ना देकर कपिलवस्तु दे देता है, तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, नेपाल, यूपी, लगभग तराई के आसपास का रीजन है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो शाक्य, यहाँ पर शाक्य कुल, शाक्य कलान, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होगी थी, आपको चारों की चारों याद करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए, पहले तो आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है, आप लोगों का टाइमर स्टार्ट हो गया है, आप फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बताएं। प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, प्रथम बुद्ध परिषद कहां पर आयोजित की गई। ऑप्शंस आपके सामने है, वैशाली, कश्मीर, काश्मीर पैलेस, ये क्या होता है, राजगृह, राजगृह, ठीक है, या फिर पटना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजगृह ही करेक्ट आंसर। इसका दूसरा नाम गिरिब्रज भी मिलता है, याद रखिएगा, है ना। तो प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कौन कराएगा, अजात शत्रु कराएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, असल में राजगृह में एक जगह है जहां जिसको हम बोलते हैं सप्तपर्णी गुफा। तो कल को हो सकता है राजगृह ना दे दे, सप्तपर्णी गुफा कर दे, तो वो लगा देना। कल को हो सकता है राजगृह भी ना दे, सप्तपर्णी भी ना दे, देन आप क्या लगाओगे, गिरिब्रज लगा दोगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्मार्ट आपको अप्रोच जो है लेकर के दोस्तों चलनी ही चलनी है। इस बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता महाकश्यप जी करेंगे, लेकिन जो भी है, पहली किसने करवाई है, ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु। वही अजात शत्रु है जिसने अपने पिताजी को मार दिया था, इतिहास के अंदर पहला ऐसा पर्सन बन गया दोस्तों जिसे पितृहंता कहा जाता है। असल में इसका बेटा उदयन, वो एक ऐसा पर्सन होगा, वो भी इनको मार देगा। तो इसीलिए हम पूरी हर्रेका डायनेस्टी को ही पितृहंता डायनेस्टी के नाम से इतिहास हमारा रिकॉग्नाइज करता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो नेक्स्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हुआ भाई, करेक्ट आंसर यही हुआ, सी, राजगृह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु ऑर्गेनाइज द 5th बुद्धिस्ट काउंसिल। 5वीं बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने आयोजन किया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना, ये एसएससी ने भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, 2005-2007 के आसपास की बात है, कि 5वीं बुद्धिस्ट काउंसिल, देखो बुद्धिस्ट काउंसिल केवल 4 ही मानी जाती, कितनी, 4 ही मानी जाती, कितनी मानी जाती है, 4 ही मानी जाती है बस। लेकिन फिर भी कुछ है इतिहासकार, है कुछ है महापुरुष लोग, जो दोस्तों क्या करते हैं बच्चा लोग,
जो पांचवी बुद्धिस्ट काउंसिल, हर्षवर्धन याद होगा आप लोगों को, है ना। हर्षवर्धन ने कन्नौज, वैसे तो स्टार्टिंग में इनकी कैपिटल थानेश्वर थी, हरियाणा वाला थानेश्वर, लेकिन आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द एंड एक्सीडेंट होगा, है ना, इनके जीजा जी ग्रे वर्मा मार दिए जाएंगे और इनकी जो सिस्टर है ना, तो वो वहां पर होंगी, तो उनके सपोर्ट करने के लिए वहां पर आएंगे दोस्तों, याद हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों लोग। तो राज्यश्री उसको सपोर्ट करने के लिए वो वहां पर आएंगे और आगे चल करके अपनी कैपिटल थानेश्वर से ट्रांसफर करके कन्नौज रख देंगे, क्योंकि कन्नौज वैसे भी अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस है। तो कन्नौज में पांचवी बुद्धिस्ट काउंसिल, कुछ लोग बोल देंगे इसको, फिलहाल एक परिषद का इन्होंने आयोजन किया है ना, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पांचवी बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी जो है माना जाता है, मानते हैं कुछ लोग, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे अशोक ने तीसरी थी, पहली मैं आपको बता ही चुका हूँ, और कनिष्का ने चौथी की थी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी छूट गई ना, कालाशोक या फिर काकवर्ण, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कालाशोक या फिर काकवर्ण, उन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराया था। चार तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, पांचवी मैंने आपको बता दी, कल को अगर उड़ता उड़ता ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसे पकड़ लेंगे। तो पांचवी फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि हर्षवर्धन इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली बच्चा लोग, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट अपन लोग करते हैं। वो टाइमर नहीं चलाया था, चलिए। मीनिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा का मतलब क्या होता है, चलिए। बुद्धा का मतलब क्या है? बुद्धा मीन्स व्हाट? नॉलेज इक्वेशन, ज्ञान की प्राप्ति, मिशनरी, धर्म का प्रचार करना, ब्रिलियंट बहुत ही प्रतिभाशाली, या फिर माइट एकदम शक्तिशाली। सोचो, ऑप्शन तो सारे लग रहे हैं, है ना। बुद्ध, देखो दोस्तों, यहाँ पर बुद्ध के मतलब से आपको समझना होगा। बुद्ध का मतलब होता है यहाँ पर बोध, है ना। हमें बोध होता है किसी भी चीज का, किसका होता है? हमें अच्छाई का भी बोध होता है और हमें बुराई का भी बोध होता है। तो यहाँ पर बुद्ध का मतलब दोस्तों किससे है बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बुद्ध का मतलब है बोध से, ठीक है। तो बोध कब होगा आप सोचिए, है ना। तो वो कब होगा? वो होगा ज्ञान की प्राप्ति, है ना, जब नॉलेज एक्वायर्ड होगी, 6 वर्ष की तपासना के बाद, है ना, 6 वर्ष अपने आप को तपाने के बाद, है ना, जबरदस्त तरीके से पूरी साधना में तन मन से पूरी तरीके से जो है संलिप्त होने के बाद पश्चात करीब 35 के हो गए थे, 35 वर्ष की आयु में इनको वैशाख पूर्णिमा, देखो एक बात ध्यान रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक बुद्धिस्ट के जीवन, ध्यान रखिएगा, है ना। तो कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी वैसे इनका नाम बदल के बुद्ध हो जाएगा। अभी तक सिद्धार्थ थे और अब बुद्ध हो जाएंगे, तो इसका मतलब है बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है दोस्तों। तो बुद्ध का अर्थ क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ज्ञान की प्राप्ति इज करेक्ट आंसर। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर देख सकते हैं इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। अब आप खुद ही पहचान कीजिए, बहुत ही सिंपल है ना, कुछ है थोड़ी इसके अंदर, क्या है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। चलिए मैं टाइमर स्टार्ट करा देता हूँ, आप लोगों को बताइएगा कौन सा है और इसमें क्या है। उपनिषद, उपनिषदाज है क्या, सोचो। अंग, ये आरण्यक, आरण्यक याद रखिएगा, जन्म, हाँ, जंगल में लिखे जाते हैं, जंगल में ही पढ़े जाते हैं ना, जंगल में ही इनका कंपाइलेशन होता है, जंगल में ही जो है रीड किए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको आरण्यक भी बोलते हैं ना। आरण्यक का मतलब ही होता है जंगल। अब मेरी बात बड़े गौर से समझिए, यहाँ पर बात हो रही है बुद्ध बौद्ध साहित्य की, आपको पहचानना है मेरे दोस्त, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, त्रिपिटक का संबंध बुद्धिज्म से है, त्रिपिटक का संबंध बुद्धिज्म से है। 3 तरीके के पिटक होते हैं, कौन कौन से? सत्य पिटक होते हैं, विनय पिटक होते हैं और अभिधम्म पिटक होते हैं। विनय पिटक के अंदर मोनास्टिक रूल्स के लिए, जैसे आप बुद्धिज्म एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप मॉन्क बनना चाहते हैं, आप सांसारिक जीवन से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, देन इसके लिए सम नंबर ऑफ थोड़े से टिपिकल रूल्स हैं, है ना, सम नंबर ऑफ टिपिकल रूल्स उसके लिए है। तो उनको मेंशन आपका कहां पर किया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उन्हें किया गया है विनय पिटक के अंदर। सुत्त पिटक के अंदर भगवान बुद्ध और उनके जितने भी आपके शिष्य हैं, है ना, जितने भी शिष्य हैं उनके द्वारा दिए गए जितने भी आपके उपदेश हैं, उन सबको कनेक्ट करके रखा गया किसके अंदर? सुत्त पिटक के अंदर। अभिधम्म पिटक ये एक फिलोसफिकल टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है ना, फिलोसफिकल, थोड़ा फिलोसफी, है ना, थोड़ा ज्ञान क्या है ना, थोड़ा सा ज्ञान की तरफ ज्यादा जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो कंफर्म हो गया।
अब अगर यहाँ पर अगर लोग बताए अंग, है ना, ऑर्गन, है ना ये बायोलॉजी वाला ऑर्गन, फिलहाल अंग अंग अंग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंग का संबंध जैनिज्म से है और आरण्यक और उपनिषद ये वैदिक से है। तो कंफर्म हो गया भाई, है ना। तो ए इज करेक्ट आंसर। अगर ये नहीं भी पता होता और आप अगर एलिमिनेट कर ले रहे होंगे तो आप इसको कर ले रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट अपन लोग बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़ करके एक महत्वपूर्ण उनके ऊपर प्रभाव छोड़ा। अच्छा वो कौन है, सोचिए, लॉजिक लगाइए। फिलहाल तो मैं टाइमर स्टार्ट करा देता हूँ, लॉजिक लगाएं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। फटाफट जल्दी से आंसर बताएं। बहुत बढ़िया। क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, किस पर प्रभाव छोड़ा? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा ये बने क्यों थे, है ना। बुद्धिज्म और जैनिज्म बने ही क्यों थे? ऑप्शंस आपके मर्चेंट एंड प्रिस्ट है ना, साहूकार और दास हैं, वॉरियर्स और मर्चेंट्स हैं, या फिर वुमेन्स एंड शूद्रास। देखिए वैदिक पीरियड में सब कुछ अच्छा रहेगा, वैदिक काल में सब कुछ अच्छा रहा, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंदर स्थिति बद से क्या होगी, बदतर होगी। बहुत बुरी हालत हो गई थी। कहां पर दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के अंदर। पहली बात तो ये कंफर्म हो गई होगी, दो लोगों की हालत बहुत खराब है, एक स्त्रियों की और एक शूद्रों की। तो दोनों लोग क्या करेंगे, दोनों लोगों के लिए, अब देखो ध्यान रखिएगा, चार तरीके के वर्ण थे। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण तो जाएंगे नहीं, क्षत्रिय तो निकलेंगे। एक क्षत्रिय निकलेंगे जिनका नाम होगा सिद्धार्थ, जो आगे चल करके बुद्धिज्म लेकर के आएंगे। एक निकलेंगे जिनका नाम होगा महावीर स्वामी, जो जैनिज्म लेकर के आएंगे। देखो जैनिज्म आएगा नहीं, जैनिज्म सबसे पुराना है, ऋग्वेद के अंदर भी जैनिज्म का उल्लेख मिलता है हमको, और कहा तो ये तक जाता है उसका एग्जिस्टेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। लेकिन बस हम प्रूव नहीं जानते, तो इसीलिए हम श्योर तरीके से नहीं कह सकते कि उसका एग्जिस्टेंस आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। लेकिन फिर भी ये बात तो कंफर्म है पूरी तरीके से, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन जब ऋग्वेद में है मेंशन तो इसका मतलब ये तो कह सकते हैं बहुत ही पौराणिक है। लेकिन फिर भी जो प्रेजेंट टाइम का जो नया आपको जो मिलता है ना, जो प्रेजेंट टाइम का जो नया धर्म मिलता है, तो इसको लाने की एक नई मोड़ देने, एक नई दिशा और दशा देने का जो काम किया है, ध्यान रखिएगा, वो 24वें तीर्थंकर ने किया है, जिन्हें हम लोग महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं, है ना, वर्धमान। तो यहाँ पर देखिएगा दो वर्गों पर वो जोड़ करके महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ेंगे, किन पर, एक वुमन और शूद्र, ठीक है, स्त्रियों और शूद्रों पर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मुझे लगता है आप लोग कर पाए होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट डिस्कोर्स, मतलब बुद्धा ने अपना प्रथम प्रवचन कहां पर दिया? अब ये क्वेश्चन धमाकेदार है, डीईओ में भी आया था। फटाफट से आंसर बताएं, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां पर दिया? सोचने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां पर दिया? अब ये ऑप्शन आर दोस्तों, गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र और वैशाली। पहला प्रवचन, देखो वैसे तो दुनिया भर में प्रवर्तन देंगे, है ना, पूरे विश्व को अपने अलौकिक तेज से, प्रकाश से प्रकाशमान करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन पहला उपदेश इंपॉर्टेंट पड़ता है, कहां पर दिया था? एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों सारनाथ, ध्यान रखिएगा, सारनाथ में दिया गया था। तो पहली बात तो बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, कल को सारनाथ दे दे, दूसरा नाम है ऋषिपत्तनम, तो सारनाथ दे या ऋषिपत्तनम दे, तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना। सारनाथ, या फिर अगर सारनाथ नहीं है तो ऋषिपत्तनम को लगा दीजिएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बौद्ध धर्मों में पहले उपदेश देने को बोला गया था धर्म चक्र प्रवर्तमान। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मणों की भाषा थी, इन्होंने आम जनजीवन की भाषा को चूज किया। अभी आम जनजीवन की भाषा क्या है, ध्यान रखिएगा, पाली। किसको? पाली साहित्य, है ना, आपने सुना होगा, यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आप हैं तो आपको पता होना चाहिए पाली भी एक साहित्य होता है ना। हाँ, यूपीएससी का भाई ऑप्शनल है, ऐसी बात नहीं है, इसको हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। तो बुद्ध ने अपना जो आम जनजीवन की, पाली हर कोई बोला करता था, तो इन्होंने पाली साहित्य में, मतलब पाली लैंग्वेज में, इन्होंने अपने जनसाधारण को अट्रैक्ट करने के लिए थे, तो जनसाधारण भी माध्यम चुना जाना चाहिए। तो ठीक, उस बात को ध्यान रखिए, कल को आए तो बता दीजिएगा, मतलब लगा दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर बौद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया, ये इंटरेस्टिंग है। चलिए खैर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेटल कॉइन्स वर द फर्स्ट टू अपीयर, धातु से बने हुए सबसे पहले सिक्के कब प्रकट हुए? चलिए पहले तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। हम्म,
सबसे पहले प्रकट समझते हो, धातु से बने हुए सिक्के। चलिए मैं आपको बताता हूँ। चाइना, भारत के प्राचीनतम, ओल्ड से ओल्डेस्ट, भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को, जो 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी बुद्ध काल के समय के हैं, उनको पंचमार्क या फिर आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के बने होते थे, परंतु यहाँ पर कुछ हमको तांबे में भी आहत सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनको आहत किस लिए कहा जाता है? क्योंकि आहत है ना, कहते हैं हम किसी से आहत हो गए, कोई आया है ना, उसने हमको प्रेशराइज कर दिया, अब हम आहत हो गए उससे, है ना, हम जा रहे थे, धक्का किसी ने मार दिया, हम आहत हो गए। आहत का मतलब यह है कि आहत का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा लगा के इनको आहत करके बनाया जाता है ना, कितना बेहतरीन है। तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले हुआ करते थे। तो कब की बात है ये? कब की बात होगी दोस्तों? बुद्ध के काल की। तो यहाँ पर लगा देंगे आप एट द टाइम ऑफ बुद्धा, यानी कि हिंदी मीडियम वाले बुद्ध के काल में। सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट अपन लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वर द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स कंपोज्ड ऑफ, मतलब प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? अब आप खुद सोचिए, लॉजिक लगाइए। मैं यहाँ पर बात करूं, इसको शिफ्ट नहीं बोलेंगे यार, पहली पाली दूसरी पाली, है ना, पाली। अब प्राकृत है, नेचर नहीं है मेरे भाई, प्राकृत, लैंग्वेज, प्राकृत। देखो ध्यान रखिए, प्राकृत जैनिज्म की है, ठीक है। पाली ये बुद्धिज्म में, बुद्धिस्ट जो स्टार्टिंग में, मैंने क्या आपको क्या बताया, देखो एक बात याद रखिएगा, स्टार्टिंग में बुद्धिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन और इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को छोड़ रखा था, लेकिन थोड़े समय के बाद इनमें सेम टू सेम डिक्टो वही सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, जिन प्रॉब्लम से उस समय हिंदुस्तान का हर समाज का हर तबका जूझ रहा था। तो इसीलिए थोड़े समय के बाद ये भी पतन की ओर अग्रसारित हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर बात इन्होंने की है स्टार्टिंग के बौद्ध धर्म किसमें बनाए गए थे, स्टार्टिंग में, तो ध्यान रखिएगा पाली साहित्य के अंदर, पाली इज अ करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बी इज अ करेक्ट आंसर, है ना, कंफर्म हो गया। पाली पाठ में पाली समय में की जाती थी, आम जनजीवन की भाषा थी, है ना, और संस्कृत को, लेकिन मैंने क्या कहा, आजकल का आगे चल करके इनके अंदर सेम बुराइयां होने लगेंगी। तो आप ये कभी कसम खा के मत बैठ जाइएगा कि बुद्धिज्म की कोई भी बुक संस्कृत में नहीं लिखी गई, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा गलत है। बाद में कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो लिखे जाएंगे, कई सारी ऐसी बातें हैं, कई सारे जैसे बुद्धिस्ट जो मिलते हैं, है ना, रूल एंड रेगुलेशंस, जो बाद में संस्कृत में लिखी गई किताबों को संस्कृत में लिखा गया। चलिए खैर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच लैंग्वेज वाज द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर कंपोज्ड, यानी किस भाषा में रचे गए? अरे आंख बंद करके लगा दो यार, क्या? पाली, पाली लिटरेचर, है ना। ए इज अ करेक्ट आंसर। हिंदी इंग्लिश दोनों का है, आपको पता ही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होली बुक ऑफ बुद्धास, इनमें से कौन सी होली बुक है बुद्धास की? अभी क्वेश्चन का आंसर मैंने बिल्कुल भी नहीं देना है, मैंने स्टार्ट करा दिया टाइमर। अब आप सभी लोग आंसर बताएं कि आपके हिसाब से दोस्तों क्या आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होली बुक ऑफ बुद्धास, यानी बुद्धों के लिए पवित्र ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद है क्या? अब आप खुद सोचिए, लॉजिक लगाइए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में ही क्लास में आया था ये क्वेश्चन। उपनिषद और वेदास, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों दोस्तों क्या है? तो ध्यान रखिएगा बच्चा, ये दोनों के दोनों आपके उपनिषद और वेदा, ये वैदिक की तरफ है यार। तो त्रिपिटक अभी बताया था मैंने आप लोगों को, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना, तो बौद्धों के पवित्र ग्रंथ है, तो त्रिपिटक। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो सी इज करेक्ट आंसर। कंफर्म हुआ से यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग एक बार, है ना। निम्न में से कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन से है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट
ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इन ऑप्शंस में अगर देखा जाए, ये देख पा रहे हैं आप, वाम साथ पाकसिनी, पाकसमी नहीं है, पाकसनी है, एन है ये, एन, ठीक है। वाम साथ पाकसनी, याद रखिएगा दोस्तों, सीपीयू के अंदर ही आया था। तो इनमें अगर देखा जाए तो वाम साथ कापसनी सबसे क्या होगा, सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। तो डी इज करेक्ट आंसर। कभी कभार यार ना यूपी ट्रिपल एस सी फेमस है इन सारे प्रैक्टिकल करने के चक्कर में, तो पूछ सकती है, इसीलिए दैट्स व्हाई आई आस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन बुद्धिज्म द बुल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। यानी बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से। प्यारा क्वेश्चन है भाई, आंसर बताएं। ठीक है, चलिए सही है। कौन से क्या रिलेशन है, हमेशा ध्यान रखें, सब कुछ रिलेशन है ना। मैं सारा का सारा बताने की कोशिश करूंगा, पहले तो आप लोग बताएं। लीजिए आपका टाइमर हो गया स्टार्ट। अब सुने मेरी बात बड़े गौर से। कमल, लोटस, या फिर बच्चा लोग ऑक्स, है ना, बैल, सांड अगर दिखाई दे तो आप समझ जाइए बौद्ध के जन्म को रिप्रेजेंट करता है। घोड़ा हॉर्स गृह त्याग को, है ना। पीपल बोधि ट्री ज्ञान को, कैवल्य, राइट। और पद पादुकाएं देखा होगा आप लोगों ने, है ना दोस्तों। तो और स्तूपा ये मृत्यु को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये किससे कर रहा है, अगर हम लोग बात करें बुल, मतलब बुल का मतलब क्या है, बुल का मतलब क्या है, बैल। तो ये बर्थ को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बोला था ना, है ना। सांड या फिर ऑक्स या फिर बैल जो भी आए, और या फिर कमल किसको रिप्रेजेंट करता है, जन्म को। तो ए इज अ करेक्ट आंसर दोस्तों, एग्जैक्टली बच्चों लोग ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ 5th सेंचुरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। मतलब 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालयों की स्थापना कहां पर की गई। वह खुद आंसर बताएं। प्राचीन विश्वविद्यालय, वाराणसी, हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या बात करते हो, हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो है भी नहीं यार, है ना, है ना। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आपको जाना पड़ेगा एएमयू, है ना, एंग्लो ओरिएंटल, है ना, एंग्लो ओरिएंटल, जो आगे चल करके कन्वर्ट हो गया बच्चा लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में। और बीएचयू है ना, तो ध्यान रखिएगा, बीएचयू आप जानते हैं अगर आप लोग बनारस से हैं। तो फटाफट मुझे बताएं यहाँ पर स्थापना 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना। तो एक बात तो गंतर है, वाराणसी गया और तक्षशिला जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सही होगा नालंदा इज करेक्ट आंसर, है ना, नालंदा इज करेक्ट आंसर। तो सी इज करेक्ट आंसर। भारत के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी की 5वीं शताब्दी में स्थापना की जाएगी, किसके द्वारा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था, है ना, पूछेगा एग्जामिनर। तो कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त फर्स्ट, याद रखिएगा। वो इंसान आएगा 18 महीने रुकेगा यहाँ पर, स्टडी करेगा और पढ़ करके दोस्तों चले जाएगा, है ना। अच्छा, इसके कुलपति जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चांसलर वाइस चांसलर, तो शीलभद्र हुआ करते थे, बस इतना याद रखिएगा, है ना। चलिए खैर, बहुत बढ़िया। तो सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग बढ़ते दोस्तों और आगे। ओहो, बस अब इतना ही हो गया, है ना। ये था इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस पीपीटी का लास्ट क्वेश्चन। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं ना आप लोग थोड़ा सा पढ़ें। क्या पढ़ेंगे अब, अगर हम यहाँ पर पढ़ने की बात करें तो एक बार हल्का सा हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं, किसका, एक ओवर लेते हैं एंग्लो मैसूर वॉर का। अच्छा एक बात बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज अपने आप को सबसे बेहतरीन नस्ल मानते थे, नस्ल, मैं बिल्कुल सही वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो अपने आप को बहुत बेहतरीन नस्ल मानते थे। वो ये मानते थे कि दुनिया में ये अंग्रेजियत वाली नस्ल किसी से पराजित भी नहीं हुई, लेकिन गलत है। अच्छा, इंडिया में कभी वो किसी से हारे, जी बिल्कुल हारे थे, एक बंदे से हारे जिसका नाम हैदर अली है। इसीलिए मैसूर भले ही छोटा राज्य है, मैसूर भले ही छोटा राज्य है, लेकिन फिर भी इनकी आंखों आंखों में हमेशा हमेशा क्या रहेगा, हमेशा खटकता रहेगा, है ना। हमेशा बच्चा लोग क्या करता रहेगा, खटकता रहेगा। यूट्यूब भी कभी कभी अचानक ही बोल पड़ता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये और जब तक ये पूरी तरीके से नेस्तनाबूद नहीं कर लेंगे, पूरी तरीके से जब तक नेस्तनाबूद बच्चा लोग नहीं करेंगे, तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी, हैदर अली बहुत अच्छे तरीके से लड़ेगा, है ना, लड़ता लड़ता मारा जाएगा। उसके बाद इसका बेटा सेकंड के बाद में, इस सेकंड एंग्लो मैसूर बैटल के बाद में इसका बेटा एंट्री करेगा। थर्ड वाले में श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी,
लेकिन चौथे तक जब तक मार नहीं लगे पूरी तरीके से किसको, टीपू सुल्तान को, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ पहले आंग्ल मैसूर वॉर की। समय है 1768 से चलकर के 69 तक चलेगा, करीब 1 साल तक मोटा माटी। प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। असल में अंग्रेजों की जो आक्रामक नीति है ये उसको ही रिप्रेजेंट करता है। होता क्या है, अंग्रेजों ने ना हमेशा ही क्या किया है, एक के कंधे पर बंदूक रख करके दूसरे को मारने की कोशिश की। इन्होंने हैदराबाद के निजाम से एक संधि की थी 1766 के अंदर एक संधि करेंगे, और संधि में ये बोलेंगे कि अगर आप हमें क्या करिए, आप हमें बेसिकली क्या करिए, उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र है, किनारे का जो कोस्टल का, आप वो हमें रीजन दे दीजिए, बदले में हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। किससे? हैदर अली से। चलो ठीक है भाई। आगे चलकर के ये बैटल होगा, और इस बैटल में बच्चा लोग जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों को शिकस्त देंगे। कौन? हैदर अली जीत जाएंगे, है ना। तो चारों तरफ वाह वाह होगी उनकी, और कहीं ना कहीं अंग्रेजों की ख्याति को एक अच्छा खासा बट्टा लगेगा, नुकसान होगा। यहीं पर होगी मद्रास की संधि। चलो, अब अंग्रेज यूं तो खामोश बैठने वाले बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेज कभी खामोश बैठने वाले हैं कहाँ, कभी नहीं है। आगे चलकर के 1771 के आसपास की बात है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होता है। असल में बात होती है, मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया है, और मैसूर की पहली अंग्रेजों से ट्रीटी हुई थी। कौन सी? द ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो हैदर अली ने बोला कि मतलब अंग्रेजों को सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन अंग्रेजों ने कोई रुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो हैदर अली ने क्या किया, निजाम और मराठा दोनों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया, और इस हैदर अली ने क्या किया, 1780 में कर्नाटक पर अधिकार कर लिया, और यहीं से बच्चा लोग द्वितीय एंग्लो मैसूर बैटल स्टार्ट हो गया। हैदर अली ने जनरल बेली को कर्नाटक के मैदान में बुरी तरीके से परास्त किया। थोड़े समय के बाद टीपू सुल्तान भी एक जगह पड़ती जिसका नाम है पोल्लीलोर, है ना, पोल्लीलोर। वहां पर हेक्टर मुनरो की सेना को जो है हराएगा। चलो, सब कुछ बहुत सही होगा, लेकिन आगे चलकर के 1781 में हैदर अली का सामना होगा अंग्रेज जनरल जिसका नाम आयरकूट है। इसने पोर्टो नेवा, पोलिनूर और सोलिंगर में हैदर अली को जबरदस्त तरीके से परास्त किया। समय याद रखिएगा 7 दिसंबर, और चाहे डेट और डे भली ही आप लोग भूल जाए, 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान पूरी तरीके से युद्ध को, बैटल को एकदम जारी रखेगा। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल बनाएगा दोस्तों। जबरदस्त तरीके से बैटल करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आपकी बच्चा लोग ट्रीटी भी होगी, सब कुछ सही है, श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होगी, संधि करेगा, लेकिन चौथे जब तक ये, क्योंकि असल में बात ये थी, जब तक अंग्रेज पूरी तरीके से पूरे के पूरे इसको साम्राज्य को ध्वस्त नहीं कर देते, क्योंकि टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा पर्सन जो जैकोबिन क्लब का सदस्य था, ध्यान रखिएगा, है ना। जो 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 प्रेजेंट टाइम पर आप लोग देखते हैं ना, ये दूतावास है ना, बाहर विदेशों में भेजते हैं, विदेशों से हमारे यहाँ आते हैं। इसने हर जगह, इसने कुस्तुनतुनिया, इसने यूरोप में कई सारी कंट्रीज में, इसने अफ्रीका में कई सारी जगहों पर, है ना, अपने अपने उन लोगों को भेजना शुरू किया। मतलब एक दूरदर्शी हम कह सकते हैं इसको, है ना। रॉकेट आप लोगों ने पता नहीं सुना, हमें नहीं सुना, मुझे नहीं पता, लेकिन रॉकेट वॉकेट का आप जो देखेंगे, है ना, रॉकेट को जो है लॉन्च करने की जो कला, इसने फ्रांसीसी से दोस्ती की, तभी तो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। फ्रांसीसी ने कहा कि ठीक है, आप हमारे सैनिकों को यूरोपियन तर्ज पर आप मुझे उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करा दीजिए। लेकिन आगे चल करके बच्चा लोग, आपको पता है, चौथे आपके एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर दोस्तों मारा जाएगा लड़ता हुआ वो आदमी जिसका नाम टीपू सुल्तान है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एडिशनल जानकारी मैंने दी, आई होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब हम लोग कल से फिर से अपने एकदम रेगुलर लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके बच्चा लोग, और इसी के साथ है ना, इसी थैंक यू क्लास, जय जबर पर बच्चों। ओके, आधी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एंजॉय किया होगा फिर भी, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, है ना।